हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक फरकिया हियर अगेन वेलकमिंग यू ऑन सिविल लर्नर्स। लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बुंदेलखंड के पठार के बारे में, और हमारा जो पठार वाली सीरीज चल रही है जियोग्राफी की, एमपी जियोग्राफी की, उसमें अपन कंटिन्यू करते हुए आज अपन पढ़ेंगे रीवा पन्ना पठार के बारे में। मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि आपने नोट्स बनाए होंगे बुंदेलखंड के पठार के, और उससे आगे भी अपन ने जो भी पठार पढ़े, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, उन सारे नोट्स बनाए होंगे और आपने रिवाइज भी किया होगा। उसके अलावा आपने क्विज भी सॉल्व किए होंगे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए। नोट्स एक्चुअली मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो भी मैंने अपलोड नहीं किए हैं ग्रुप में, तो जैसे ही नोट्स बनते जाएंगे मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊँ, ताकि आप नोट्स के थ्रू पढ़ के उसे आसानी से कवर कर सकें। तो आज का अपना वीडियो जो रहेगा रीवा पन्ना पठार के बारे में रहेगा। तो चलिए समझते रीवा पन्ना पठार के बारे में अपन कंटिन्यू साथ साथ में नोट्स बनाते चलना। तो स्टार्ट करते हैं रीवा पन्ना पठार को। ये अपना रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश का मैप बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित रीवा पन्ना का पठार है। इस पठार की क्या विशेषता है, इसको अन्य नाम से विंध्यन कगारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये विंध्य पर्वतमाला भी यहीं से निकलती है। तो अपन विंध्य पर्वत जब पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा इस विंध्यन कगारी प्रदेश क्यों कहा जाता है। तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अगर पूर्व में बात की जाए तो बघेलखंड का पठार आता है, और इधर फिर छत्तीसगढ़ के मैदान आ जाते हैं। उसके अलावा ऊपर की तरफ बात की जाए तो यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है। इसके पश्चिम में बात की जाए तो मालवा का पठार है, और इसके दक्षिण में बात की जाए तो नर्मदा सोन घाटी प्रदेश भी इसके दक्षिण में स्थित है। तो ये स्थिति अपन ने देख ली है मैप में इसकी, तो आपको मैप के थ्रू आसानी से याद भी रह जाएगा कि कहाँ पे इसकी स्थिति है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी रीवा पन्ना का पठार जो है वो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश के 10.36 10.36% में फैला हुआ है, जो कि एमपी के कुल क्षेत्रफल का 10.36% भाग है। और इसके अगर किलोमीटर की बात की जाए तो 31,954 वर्ग किलोमीटर में रीवा पन्ना का पठार फैला हुआ है। तो हमने मैप के थ्रू इसकी सारी लोकेशन जो स्थिति देख ली है कि कहाँ स्थित है, इसके चारों तरफ कौन से पठार स्थित है, इसके कुल क्षेत्रफल कितना है और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब अपन जैसे सारे पठार में अपन ने डायमेंशंस में डिवाइड करके पढ़ा था, ऐसे इस पठार को भी अपन अलग अलग भाग में विभाजित करते हैं, और उसके थ्रू सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन इसके बारे में। ये अक्षांशी देशांशी स्थिति होगी। इसके बाद तो इसका क्षेत्रफल और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें चोटी कौन सी इसकी सबसे ऊंची, फिर नदियाँ, चट्टानें एवं खनिज कौन सी है, चट्टानें कौन सी है, उसके बाद खनिज एंड औद्योगिक केंद्र यहाँ पे कौन से है। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ की कृषि और मृदा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे तापमान, जलवायु और वर्षा की क्या स्थिति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अपन बात कर लेंगे वनस्पति कौन सी है, यहाँ पे वन कौन से पाए जाते हैं, और लास्ट में महत्व। तो ये हमने सारे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसको। अब एक एक पार्ट को अपन देखते हैं स्टार्ट से कि क्या स्थिति है, क्या क्षेत्रफल, ऊंची चोटी कौन सी है, सारी डिस्कस करते हैं। तो हम बात करते हैं इस स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले अपन इसके बारे में देख लेंगे अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति इसकी क्या है। ये आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा, और नहीं भी रख पाओ तो वैसे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, लेकिन आप कभी आ जाए तो उसके लिए आपको याद रहना जरूरी है एक आइडिया कि कितने अक्षांशीय में और देशांतरी विस्तार कितना है इसका। तो इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, 23 डिग्री 10 मिनट से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में जो है रीवा पन्ना का पठार स्थित है। और देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो 78 डिग्री 4 मिनट से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच जो है हमारा रीवा पन्ना का पठार स्थित है। ये अपन ने अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार इसका देख लिया है। अब इसके बाद बात करते हैं कौन से जिलों में फैला हुआ है। तो मैंने मैप भी बना रखा है, उस मैप के थ्रू आपके पास मैप हो उसमें आप भी देख लेना। इसका मुख्य रूप से विस्तार रीवा पन्ना का पठार है नाम ही, तो उससे अपन देख सकते हैं रीवा पन्ना के नाम से कि एक तो रीवा और पन्ना जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ये दो जिले। उसके अलावा दमोह जिला भी इसमें रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत ही आता है। उसके अलावा सतना जिला और सागर जिले की आंशिक रूप से रेहली और बंडा तहसील
रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आती है, मतलब सागर जिला पूर्णतः नहीं आता, उसका आंशिक भाग जो है रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए 31,954 किलोमीटर स्क्वायर में पठार फैला हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.36% भाग है। अब इसके बाद अपन इसकी औसत ऊंचाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी मतलब चोटियाँ स्थित है, ऊंची ऊंची चोटियाँ। तो औसत ऊंचाई इसकी बात करते हैं 350 से 400 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी औसत ऊंचाई के बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो 350 से 400 मीटर की औसत ऊंचाई है इसकी। और सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करते हैं इसमें अपन, तो गुडविल चोटी या सद्भावना शिखर, हिंदी में याद रखना है आपको, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको विंध्य पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी माना जाता है। और उसके अलावा रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी भी गुडविल चोटी और सद्भावना शिखर है, जिसकी ऊंचाई 752 मीटर है। तो ये आपको मोस्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। उसके अलावा अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन नदियाँ कौन सी है यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ। तो अपन नदियों की बात करते हैं। नदियाँ यहाँ पर प्रमुख रूप से टॉन्स, केन और बिहड़ नदियाँ यहाँ की प्रमुख है। ये 3 नदियाँ आपको प्रमुख रूप से रीवा पन्ना के पठार में याद रखना है, टॉन्स, केन और बिहड़। और इसी बिहड़ नदी पर एक और फैक्ट आपको कनेक्ट करके बताता हूँ आपको कि जो चचाई जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 131 मीटर, ये भी इसी बिहड़ नदी पर स्थित है। तो इसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात इसको माना जाता है, लेकिन जो अभी वर्तमान में एक और जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई इससे ज़्यादा देखने को मिली है। तो वो फैक्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सर्च करके बताऊंगा कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो अभी केवल आपको ये याद रखना है कि चचाई जलप्रपात जो कि बिहड़ नदी पर स्थित है और उसकी जो ऊंचाई है 131 मीटर ऊंचाई है। अब अपन बात करते हैं सीधे चट्टानों के बारे में। तो मैंने आपको बताया रीवा पन्ना पठार को विंध्यन कगारी प्रदेश कहा जाता है। तो विंध्यन कगारी प्रदेश है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से विंध्य शैल समूह पाया जाता है, मतलब विंध्यन क्रम की चट्टानें यहाँ पे प्रमुख रूप से पाई जाती है। और उसके अलावा यहाँ पे कुछ जगह कुडप्पा क्रम की चट्टानों का भी विस्तार पाया जाता है। और विंध्यन शैल समूह और कुडप्पा क्रम की चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। तो विंध्यन शैल समूह के अपरदन से ही यहाँ पे जो है चूना पत्थर का निर्माण हुआ है। तो खनिज के बारे में अपन बात करते हैं सीधे इससे कनेक्ट करके। चूना पत्थर का निर्माण विंध्यन शैल समूह चट्टानों के अपरदन से हुआ है। और कुडप्पा से यहाँ पे हीरा भी प्राप्त होता है, कुडप्पा क्रम की चट्टानों से। उसके अलावा यहाँ पे आंशिक रूप से जिप्सम, बालू जैसे खनिज भी प्राप्त होते हैं। चूना पत्थर और हीरा ये प्रमुख रूप से यहाँ के खनिज है। अब चूना पत्थर के बारे में अपन ने खनिज पढ़ लिया, तो इसके उद्योग कौन से रिलेटेड है। तो चूना पत्थर से रिलेटेड यहाँ पे उद्योग है सतना में, सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सतना। उसके अलावा रीवा में चीनी मिट्टी के उद्योग, चीनी मिट्टी और कत्था का उद्योग, जो कि यहाँ पे खेर के वृक्ष पाए जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे कत्था उद्योग भी प्रसिद्ध है। तो आपको उद्योग और खनिज भी मैंने बता दिया है, तो कनेक्ट करके आप पढ़ना इसको और अपने नोट्स में भी नोट डाउन करते जाना स्टेप बाय स्टेप। वैसे भी मैं नोट्स के PDF आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो एक बार साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको मतलब पढ़ते टाइम ही सारे फैक्ट्स कवर हो जाए और आप सारे क्विज सोल्व कर पाएँ। इसको अगर मेंस में भी लिखने का आ जाए तो आप लिख भी सकते हो। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं कृषि और मृदा की। तो सबसे पहले मृदा की बात करते हैं, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से लाल, काली मिट्टी और कछारी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। कछारी मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से अब मिट्टी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे कृषि कौन सी फसलें यहाँ पे प्रमुख रूप से बोई जाती है। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से गेहूं, सरसों प्रमुख रूप से यहाँ पर बोई जाती है। काली मिट्टी में गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। तो आपको पता है कि कछारी मिट्टी भी काली मिट्टी से मिलती जुलती ही मिट्टी है। तो यहाँ पे गेहूं और सरसों की खेती की जाती है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं तापमान, जलवायु और वर्षा के बारे में बात करेंगे। तो तापमान की अगर बात करें
तो यहाँ का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में रहता है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, और शीत ऋतु में बात करें तो 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नीचे गिर जाता है। तो यही कारण है कि यहाँ की जलवायु अपन तापमान को देख के बता सकते हैं कि ग्रीष्म काल में अधिक गर्म रहता है ये पठारी क्षेत्र, और शीतकाल की अगर बात करते हैं तो शीतकाल में अधिक ठंडा, क्योंकि तापमान बहुत कम हो जाता है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, इस वजह से यहाँ पे बहुत अधिक ठंड गिरती है शीतकाल में। अपन डिस्कस करते हैं वर्षा के बारे में। अब यहाँ पे वर्षा कैसी होगी, जैसे कि 125 से 127 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ की औसत वर्षा होती है। तो ये आप देख रहे हो 125 से 127 सेंटीमीटर को काफ़ी मात्रा में यहाँ पे वर्षा होती है। उसी वजह से यहाँ पे जो है वनस्पति के बारे में बात करें तो घने जंगल पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा की अधिकता है इसलिए यहाँ पे घने जंगल और घने वृक्ष पाए जाते हैं। तो इनमें प्रमुख रूप से वृक्ष की बात करें, खेर, पलाश, आम और नीम जैसे प्रमुख रूप से पौधे यहाँ पे, घने वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये वर्षा की मात्रा अधिकता के कारण इस प्रकार के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। और खेर से रिलेटेड मैंने बताया था, रीवा में खेर और से कत्था बनाया जाता है, उसका उद्योग के लिए रीवा प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार अपन ने सारे पॉइंट इसके डिस्कस कर लिए, स्थिति विस्तार से लेके नदियाँ, चट्टान, खनिज, कृषि, मृदा, तापमान, जलवायु, सारे डायमेंशंस में मैंने इसको डिवाइड करके आपको समझा दिया है रीवा पन्ना के पठार को। इसका मैप के थ्रू भी अपन ने पढ़ लिया है कि कैसे इसकी स्थिति क्या है, कहाँ फैला हुआ है, इसके साइड में कौन से पठार है, ये अपन ने सारा डिस्कस कर लिया है। अब लास्ट एक पॉइंट बचता है इसका महत्व, तो अपन महत्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके नोट्स आपने बना लिए होंगे और नोट्स साथ साथ में बनाते जाना, और इसका डिटेल और पैराग्राफ और शॉर्ट नोट्स दोनों में बना के आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। अब अपन बात करते हैं इसके महत्व की। अब इसका महत्व जो है सारे पठार में जैसे अपन ने डिवाइड किया था, ऐसे इस पठार के महत्व को भी अपन समझेंगे। तो इसका पर्यटन के आधार पे क्या महत्व है, और सेकेंड थिंग इज कि सांस्कृतिक आधार पे क्या महत्व है इसका। तो इसका पर्यटन के आधार पे महत्व देखते हैं अपन। ये अपना रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ पे सतना जिला स्थित है, रीवा जिला स्थित है। तो सतना जिले में आपने नाम सुना होगा मेहर और मेहर और एक और भरूच स्तूप जो है वो भी सतना जिले में स्थित है। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, मेहर और भरूच स्तूप पर्यटन का मुख्य केंद्र है जो कि सतना जिले में स्थित है। उसके अलावा यहाँ पे चित्रकूट भी स्थित है जो कि एक धार्मिक नगरी के रूप में जाना जाता है। और एक और डिस्कस कर लेते हैं रीवा का किला, ये भी रीवा पन्ना के पठार में स्थित है, रीवा जिला। तो रीवा का किला भी पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। अब इसकी सांस्कृतिक दृष्टि से महत्व की बात की जाए तो इसको अपन सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हैं। तो ये रीवा पन्ना का पठारी क्षेत्र जो है ये मुख्य रूप से बघेल शासक और बुंदेल शासकों के लिए प्रसिद्ध रहा है। मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो बघेल वंश के शासक और बुंदेल वंश के शासक यहाँ पर शासन किया करते थे। तो उस वजह से ऐतिहासिक दृष्टि से इसका महत्व है, और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसका यही महत्व है कि यहाँ पे इनका शासन था, उस वजह से यहाँ पे बघेलखंडी और बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बघेल एंड बुंदेल शासक। और एक और अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो चित्रकूट और मेहर जैसी धार्मिक नगरी भी यहाँ पे स्थित है। और अगर जनजाति परिदृश्य में देखा जाए तो जनजाति परिदृश्य की अगर बात करते हैं अपन तो यहाँ पे प्रमुख रूप से कोल जनजाति जो है, कोल जनजाति की बात करें तो कोल जनजाति का एक क्षेत्र, इस पठारी क्षेत्र में कोल जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। ओके, तो ये अपन ने आज रीवा पन्ना के पठार के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस पठार के सारे क्विज सोल्व करना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे बघेलखंड का पठार। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।